हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के साथ शुरू करने वाले हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जीओसी वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो भी बेसिक आप पढ़ोगे वो अब यूज़ होगा। अगेन हम बेसिक को टच करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं? अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि रिएक्शंस क्या होती हैं, तो हम लोअर क्लासेस में क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। बट अगर इसी को ही इलेबोरेट वे में बताना हो तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले कुछ और स्पीसीज की भी फॉर्मेशन होती है। तो इलेबोरेट वे में देखते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होगा कि सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है? जिसके ऊपर अटैक हो रहा हो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो स्पीसीज अटैक कर रही हो उसको बोलते हैं रिएजेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कंप्लीट करने के बाद हम रिएजेंट्स की तरफ जाएंगे। तो रिएजेंट्स क्या हुए? अटैकिंग स्पीसीज हुई। यहाँ पे अब फॉर्मेशन होगी सबसे पहले या तो इंटरमीडिएट की या फिर ट्रांजिशन स्टेट की और उसके बाद प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपने लोअर क्लासेस में देखा ही होगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो SN1 टाइप रिएक्शंस में और SN2 टाइप रिएक्शंस आपने पढ़ी ही हुई हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। अब इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट्स हैं शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, जिनको आइसोलेट किया भी जा सकता है या फिर नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो भी सकती है किसी रिएक्शन में या फिर नहीं भी हो सकती है, बट आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी ही मिलेगी। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल सकते हो कि SN1 टाइप रिएक्शंस में हमने बोला था कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन तो होती ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको बताऊँगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी की बात करेंगे इस एक्सिस पे हम। यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे दो टाइप्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जिसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरी जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसको हम मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। और इन दोनों के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीसीज फॉर्म होगी उसकी एनर्जी हाईएस्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पे हाईएस्ट है। तो जो हाईएस्ट एनर्जी स्पीसीज होगी उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज क्यों हुई है ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। देखो रिएक्टेंट्स में कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी गैप है उसको हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, डेल्टा H बोलते हैं। इतना आपको पता ही होगा। अब हम मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन कैसे होगी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होगा वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिखोगे आप रिएक्शन प्रोग्रेस। ये आ गया आपके पास रिएक्टेंट से फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट और उसके बाद ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है,
जो हाईएस्ट एनर्जी स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आई आपके पास ट्रांजिशन स्टेट 1, ये आई आपके पास ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीसीज फॉर्म होगी जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से तो ज़्यादा है बट ट्रांजिशन स्टेट से कम एनर्जी है, इस स्पीसीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और ऐसा ही रिसेंटली CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। SN1 टाइप रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया हुआ था और वहाँ पे इंटरमीडिएट की पोजीशन कौन सी है ये पूछा हुआ था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये आपके पास रिएक्टेंट है। SN1 टाइप रिएक्शन की हम बात करेंगे तो ये आपके पास RH सबस्ट्रेट है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये क्या होगा? बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट हुई। यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई है। अब उसके बाद कंप्लीट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये SN1 जो टाइप रिएक्शन होती है उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि SN1 टाइप रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन से पहले यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 भी मिलेगी। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे, उसको ट्रांजिशन स्टेट 1 बोलेंगे और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको ट्रांजिशन स्टेट 2 बोलेंगे और ये आ गया आपके पास इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में CSIR नेट में। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंटरमीडिएट की पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अब इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होगा। ट्रांजिशन स्टेट हाईएस्ट एनर्जी स्पीसीज होती हैं। अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब इनकी स्टेबिलिटी लेस होगी, अनस्टेबल होंगी, ये स्टेबिलिटी लेस होगी एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। और अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से तो कम ही होगी बट ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा होती है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी एनर्जी कम है, ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम एक और डायग्राम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने फॉर्म होंगे या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं रिएक्शन में। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, उतनी ही क्या होंगी? ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी। और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में पूछा जाए तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1। यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम की हेल्प से ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है और ये ट्रांजिशन स्टेट 3 है। यहाँ पे ये आ गया आपके पास इंटरमीडिएट 1, ये आ गया आपके पास इंटरमीडिएट 2। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट्स 3 हैं और इंटरमीडिएट्स कितने होंगे? ट्रांजिशन स्टेट -1, 2 इंटरमीडिएट्स होंगे। और ये भी ध्यान में रखना कि जो इंटरमीडिएट है, जो सेकेंड वाला इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी उसकी एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। सेकेंड वाला इंटरमीडिएट जो होना चाहिए वो मोर स्टेबल होना चाहिए। ये आप रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में देखोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता ही देती हूँ। यहाँ पे ये है आपके पास CR, कोई एल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे CH2 है
और यहाँ पे Cl है। इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है कार्बोकेटाइन की। कैसे फॉर्म होगा, ये हैलाइड जो है Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर हम रीअरेंजमेंट कराएं, यहाँ पे ये एल्काइल शिफ्ट कराएं, तो यहाँ पे देखो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ये है अब आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे आ जाएगा अब आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आ गया। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट कब होगी, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जो सेकेंड वाला इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरमीडिएट्स मिल सकते हैं। सारे इंटरमीडिएट्स देखेंगे हम वन बाय वन, डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अभी मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कार्बोकेटाइन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कार्बोएनाइन की बात करें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कार्बन फ्री रेडिकल की, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स हैं। उसके बाद कार्बीन की बात करते हैं। कार्बीन अब 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री की बात करें तो बेंट भी मिल सकती है, लीनियर भी मिल सकती है, वो सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको, 2 बॉन्ड्स होंगे। नाइट्रीन की बात करें तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही होगी, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 बॉन्ड। और अगर हम बेंजाइन इंटरमीडिएट की बात करें तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेंजीन ड्रॉ करो, और यहाँ पे ये जो कार्बन होगा ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। एक यहाँ पे ये जो दोनों कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, अब हम वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोकेटाइन के साथ। तो कार्बोकेटाइन के केस में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे, कैसे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ से फॉर्मेशन हो सकती है, और कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी जहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। नेमिंग रिएक्शंस की भी हम बात करेंगे कार्बोकेटाइन के विद रिस्पेक्ट। तो शुरू करते हैं जर्नल इंफॉर्मेशन के बारे में। कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे देखो ये ट्राइवेलेंट स्पीसीज है। ये क्या है, ट्राइवेलेंट स्पीसीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। वैसे तो आप कार्बोकेटाइन वर्ड से पता लगा सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो लुईस एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम, बॉन्ड एंगल के बारे में बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है तो, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, जो इस प्लेनर ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने ये सब कुछ बोला जर्नली, इस एग्जाम्पल के विद रिस्पेक्ट बोला। अगर आपके पास कुछ इस तरह का एग्जाम्पल हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कार्बोकेटाइन की केस में देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बट यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक है, तो अब ध्यान में रखना कि कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल्स के विद रिस्पेक्ट चेंज हो सकती है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल के विद रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन देखें तो ट्रैवेलेंट स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, प्लेनर है, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये सारे आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन्स की बात करेंगे। कार्बोकेटाइन्स को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट आता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दूसरा आता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब ये जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ये क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ये क्या होता है, इनको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की हेल्प से। जैसे यहाँ पे +H इफेक्ट लग रहा है, +I इफेक्ट लग रहा है, जिनकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब +H इफेक्ट क्या होता है, +I इफेक्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। और अगर हम एक और एग्जाम्पल ले, यहाँ पे एक और कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन है। इसके केस में भी अब स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है रेजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से, +R इफेक्ट की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो जनरली जो भी आपको कार्बोकेटाइन्स के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे उनको क्लासिकल कार्बोकेटाइन ही हम बोलेंगे, बट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ही केसेस आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे CPM कार्बोकेटाइन की। आपने सुना ही होगा इसके बारे में, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है और ये आपके पास मिथाइल कार्बोकेटाइन आ गया। कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके केस में एक और कॉन्सेप्ट आपने, एक और थ्योरी आपने सुनी होगी, डांसिंग रेजोनेंस वाली। डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये वाले जो कार्बन है सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे, और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे तो 60 डिग्री होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ रहा है 60 डिग्री और आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है यहाँ पे तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा, कार्बोकेटाइन में वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा और ये वाले ऑर्बिटल्स में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। इसको और कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। ये आ गया आपके पास CH2। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे यहाँ पे और आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। लाइकवाइज ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कार्बन में ये कार्बन और यहाँ पे ये जो CH2 वाला कार्बन है यहाँ पे डीलोकलाइज हो रही है, होल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आपको कार्बोकेटाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल ब्रिजिंग कार्बोकेटाइन।
मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस के केस में ये जो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रही है। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोकेटाइन को। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं, प्रॉपर रिएक्शन के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये आपके पास नोरबोरिन सिस्टम है, OTS यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, रिएक्शन हो रही है। OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आ गया आपके पास OAC। अब इस रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो यहाँ पे OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोकेटाइन आ गया। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इसके जो एंटी में ये जो बॉन्ड है इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसको स्टेबलाइज करेंगे, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है। अब ये आ गया अब कार्बोकेटाइन, और ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस देखेंगे हम। रिएक्शंस में ये काम में आएगा इसीलिए मैं बता रही हूँ, बाकी हम GOC में अच्छे से पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। देखो कार्बोकेटाइंस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जो +M इफेक्ट लगाते हैं, +R इफेक्ट शो करते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं, +H इफेक्ट शो करते हैं, ये सारे ग्रुप्स क्या करेंगे, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं रिवीजन के लिए। अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हम +M इफेक्ट की बात करेंगे, +R इफेक्ट की बात करेंगे, +H इफेक्ट एंड +I इफेक्ट। जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का ऑर्डर भी कुछ इस तरह का होगा। मतलब अगर कहीं पे आपके पास ये कार्बोकेटाइन है, एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ, कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन है CH, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा कार्बोकेटाइन है ये वाला CH और OH लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो है वो +M इफेक्ट दिखा रहा है और ये +H इफेक्ट दिखाएगा, ये भी +H इफेक्ट दिखाएगा, +I इफेक्ट भी दिखाएगा साथ में। अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी ज़्यादा, +M इफेक्ट को दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू +H इफेक्ट। मतलब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसकी मोर स्टेबिलिटी होगी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए देख रहे हैं हम, स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं हम। यहाँ पे ये वाले कार्बोकेटाइन की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। मतलब ये क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। और यहाँ पे ये +R इफेक्ट शो कर रहे हैं, फिनाइल ग्रुप। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, अगर एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा।
और यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटाइन का। यहाँ पे लगा हुआ है CH3, CH3 एंड CH3। ये आ गया आपके पास टर्शरी कार्बोकैटाइन। ये आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। और ये आ गया प्राइमरी कार्बोकैटाइन। यहाँ पे हम स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स की हेल्प से। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अब यहाँ पे। अब ये यहाँ पे 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटाइन है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटाइन तो लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर डीलोकलाइजेशन होगी, जिसकी वजह से ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया है, CPM कार्बोकैटाइन है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिलती है, डांसिंग रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डीलोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे +R इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे साइक्लोप्रोपेन रिंग्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखो ये वाले एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इन तीनों का कंपेयर करेंगे हम, इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। जितनी ज़्यादा ये रिंग्स होंगी उतनी ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी उतनी ही कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब नॉर्बरिन सिस्टम है और ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ब्रिड्ज रूल आपने पढ़ा ही होगा। ब्रिड्ज रूल क्या बोलता है कि अगर ब्रिज हेड पोजिशन वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। यहाँ पे देखो दोनों ही केसेस में ब्रिज हेड पोजिशन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही लीस्ट स्टेबल होंगे, बट हमें बताना है कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो जो कार्बोकैटाइन है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है जनरली, मतलब प्लेनर होना चाहिए। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, बट ब्रिज हेड पोजिशन पे प्लेनरिटी का लॉस होता है, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। इनके प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम स्टेबिलिटी समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद बीच में एक कार्बन है, ये हमने लगा दिया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेम यहाँ पे 6 कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 6, और बीच में 2 कार्बन हैं, ये हमने लगा दिए। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो थोड़ी बहुत प्लैनैरिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर प्लैनैरिटी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब ये वाला कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंटली CSIR नेट में, वो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। प्रिडिक्ट द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपके पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सॉल्वोलिसिस का रेट फाइंड आउट करना है, रेट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सॉल्वोलिसिस क्या होती है,
सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा, कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, कार्बोकेटाइंस के अब प्लेनर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पे आप खुद से कार्बोकेटाइन ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट के लिए ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंड के लिए अब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है वो देखो। क्वेश्चन करने से पहले मैंने हमेशा आपको बोला ही है कि डिफरेंस देखो कहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे उतना ही रिंग साइज इंक्रीज होगा। बोल सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे तो रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है। रिंग साइज अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लानैरिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर प्लानैरिटी इंक्रीज होगी तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, ऐसे इंक्रीज करेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसका क्या मतलब है कि ये वाले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन का रेट जो होगा वो फास्ट है, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। SN1 मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फास्ट है वहाँ पे रेट भी फास्ट होगा। तो रेट का ऑर्डर कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। सॉल्वोलिसिस का रेट का ऑर्डर कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान में रख लेना। यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक सिस्टम है इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इसकी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये भी एरोमेटिक सिस्टम ही है। यहाँ पे देखो ये +m इफेक्ट शो कर रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी है इसकी। यहाँ पे ये +r इफेक्ट शो कर रहे हैं, और हमें पता है +r और +m में किसको प्रायोरिटी देते हैं स्टेबिलिटी के लिए? +m को देते हैं। यहाँ पे अब रिंग्स डिक्रीज हो रही हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसकी कम स्टेबिलिटी होगी। और उसके बाद अगर रिंग और कम होगी, एक रिंग आ गई तो स्टेबिलिटी और डिक्रीज होगी। यहाँ पे अब ध्यान में जो रखना है, इन दोनों की स्टेबिलिटी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये +r इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ +h इफेक्ट एंड +i इफेक्ट शो हो रहा है, और हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? +r इफेक्ट को देते हैं। बट यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो हैं वो 9 है, इसलिए ये डोमिनेंट कर रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है। और यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि एरोमेटिक रिंग की जो एरोमेटिसिटी है उसका लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये ध्यान में रख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो ये +i इफेक्ट शो कर रहा है, +h इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है। और जो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होगा वो तो होगा लीस्ट स्टेबल। वो क्या होगा? लीस्ट स्टेबल। तो ये अब कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स हैं, वो आप ध्यान में रख लेना। बाकी आप इनको अच्छे से मतलब इफेक्ट्स की हेल्प से आप इजीली ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगी? देखो, कोई भी रिएक्शन करने से पहले अगर कार्बोकेटाइन है, उन कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई आप कर पाओ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, तभी तो आप किसी रिएक्शन को कर पाओगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी रिएक्शंस में कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन होती है, कौन सा रिएजेंट होगा या कौन सा सबस्ट्रेट होगा जहाँ पे कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन होगी।
तो वो रिएक्शंस देखते हैं हम। जनरली अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती है, अब कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे ये सब हम देखेंगे। तो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए कौन सा एसिड चाहिए वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखो जो एसिड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूज़ हो सकते हैं। प्रोटिक एसिड यूज़ हो सकता है। प्रोटिक एसिड कौन से होंगे? जो प्रोटॉन डोनर होंगे, मतलब जिनके पास खुद के पास प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे आपके पास HCl आ गया, HBr आ गया, HI आ गया, H2SO4 आ गया, HClO4 आ गया। ये सारे क्या है? प्रोटिक एसिड्स हैं। उसके बाद हम लुईस एसिड्स की बात करेंगे। लुईस एसिड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, जैसे BX3, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया AlCl3, आपके पास आ सकता है FeCl3 या फिर SnCl4। ये सारे लुईस एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बोकैटाइन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन यहाँ पे एसिड है, ये प्रोटिक एसिड हो सकता है कोई भी, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के कार्बोकैटाइन्स देखने को मिल सकते हैं। एक H यहाँ पे लगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे देखो एक दूसरी बार क्या हो सकता है कि H आके यहाँ पे लग जाए और कार्बोकैटाइन यहाँ पे फॉर्म हो CH2। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है तो ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, मेजर कौन सा कार्बोकैटाइन मिलेगा हमें? जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसी कार्बोकैटाइन से फर्दर हम रिएक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट देखो फ्रॉम एल्कोहल। अब इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे ये अगेन प्रोटिक एसिड आएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे आ जाएगा अब आपके पास वाटर, OH, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब व्हाट इज अ गुड लिविंग ग्रुप? ये बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास अगेन कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रॉम ईथर। इसके केस में भी सेम प्रोटिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपके पास OH एंड यहाँ पे R, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, और यहाँ पे अगेन कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे यूज होगा लुईस एसिड। ठीक है, अब लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा? अब लुईस एसिड क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की स्पीसीज देखने को मिलेगी। Cl अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और साथ में ये AlCl3 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, Cl3 आ गया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ चले जाएंगे तो हमें कार्बोकैटाइन मिल जाएगा और साथ में AlCl4 नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो सेम लुईस एसिड के साथ ही रिएक्शन करानी है। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पे आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl आ गया। यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन ही करते हुए दिखाओ आप। यह आ गया AlCl3। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर चले जाएंगे, AlCl4 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और साथ में आ गया ये CH3, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में आप ऐसा कुछ देखते हो। अब यहाँ पे
ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी जा सकते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये होता है असाइलियम आयन, अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसके केस में भी लुईस एसिड ही लेंगे। तो इस तरह का हाइड्रोकार्बन होगा, यहाँ से हमें कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी। इसके एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आप लोगे, जहाँ पे जैसे ये अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक है। अगर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में चेंज हो रहा है तब आपको यहाँ पे कार्बोकैटाइन्स की फॉर्मेशन करनी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या करेंगे, इस H को इलेक्ट्रॉन्स के साथ ले लेंगे और यहाँ पे अब जो कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एरोमेटिक कार्बोकैटाइन है। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आपको इस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेने हैं और साथ में यहाँ पे आ जाएगा CCH3 का होल थ्राइस एंड H। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी सेम केस है। यहाँ से भी ये इसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। यहाँ पे भी जो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है वो एरोमेटिक कार्बोकैटाइन है, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। प्लस आपके पास आ जाएगा PH3CH। अब इस तरह के एग्जाम्पल्स में आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। ये अगर कुछ इस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो AgCl की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में कार्बोकैटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटाइन है अगेन एरोमेटिक कार्बोकैटाइन है, इसीलिए फॉर्मेशन हो रही है AgCl की। अब यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊँ, कुछ इस तरह का आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, रिएक्शन हो रही है AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी ये आएगा एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, ये है नॉन एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की तरफ तो ये ज़्यादा जाना नहीं चाहेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यहाँ पे प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये H पॉजिटिव ले लेगा। H पॉजिटिव अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी ये आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, तो हमें यहाँ पे अब कार्बोकैटाइन मिल गया। यहाँ पे कीटोन्स भी हो सकते हैं और एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 आ गया एंड CH3। अब नेक्स्ट हम प्रिपरेशन कराएंगे फ्रॉम इबॉक्साइड। तो इसके पास भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से ये H पॉजिटिव ले लेगा, सेम वे में ही रिएक्शन होगी। देखो रिएक्शन कराना यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क नहीं है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी मैंने सिमेट्रिकल इपॉक्साइड ही लिया है, सिमेट्रिकल ईथर ही लिया है, दोनों कार्बन एटम सिमेट्रिकल ही है, तो बॉन्ड की क्लीवेज दोनों इसकी भी हो सकती है या फिर इसकी भी हो सकती है, बाकी हम डिटेल में तो बाद में करेंगे। यहाँ पे आ गया ये C, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल से। तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या होगा R C ट्रिपल बॉन्ड N
और यहाँ पे H आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आप, और यहाँ पे NH, ये भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम अमाइंस, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अमाइंस की रिएक्शन हम डायरेक्टली एसिड के साथ नहीं करा रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा सोचो कि अमाइंस की रिएक्शन एसिड के साथ होगी और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम करा के देख लेते हैं। देखो नॉर्मली ऐसा हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है, H पॉजिटिव ले लेगा, यहाँ पे आ जाएगा NH3, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे R पॉजिटिव आ गया प्लस NH3 आ गया। बट ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये ब्रेक नहीं होता और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अमाइन से अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करानी है तो डिफरेंट मेथड यूज़ होगा। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और उसके बाद अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिल जाता है प्लस N2। यहाँ पे देखो प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaNO2 रिएक्शन होगी HCl के साथ। यहाँ पे Na और Cl निकल जाएगा और साथ में HONO मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये HONO आ गया। यहाँ पे एसिड तो प्रेजेंट ही है, जो प्रोटॉन डोनर है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। साथ में आ गया NO। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, और साथ में वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से आपको NO पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर रिएक्शन होगी अमाइंस के साथ। R आ गया, यहाँ पे ये NH2 प्लस NO पॉजिटिव आ गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे R N, ये H आ गया, H आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव को ले लेगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे R N, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है। यहाँ पे आ गया ये N, उसके बाद डबल बॉन्ड O एंड H, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अब R, यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा OH। फर्दर रिएक्शन होगी H पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे है लोन पेयर N डबल बॉन्ड N आ गया, उसके बाद ये ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे H, इसके पास अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको फिर से न्यूट्रलाइज करना होगा, तो कैसे होगा ये न्यूट्रलाइज,
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और अब आपके पास आ गया यहाँ पे RN ट्रिपल बॉन्ड N, अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, N2 वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से ये N2 बाहर निकल जाएगा और उसके बाद ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म है। यहाँ पे बस आपको यही ध्यान में रखना है कि अमाइन से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, जब रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ होगी। अब नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखेंगे कि अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो कौन कौन सी रिएक्शंस फर्दर हो सकती हैं। अभी तक तो हमने कार्बोकेटाइन के बारे में ही पढ़ा कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कब होगी। अब कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट वाले स्टेप की हम बात करेंगे कि अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया तो उसके बाद क्या रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं, साथ में एलिमिनेशन रिएक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं। इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई एल्कीन ले लो, रिएक्शन हो रही है प्रोटिक एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे HCl क्या देगा, प्रोटोन देगा, H पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब रिएक्शन मीडियम में देखो Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है, तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला गया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक बोला है। अगर हम यहाँ पे देखो तो किसी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है कोई भी ग्रुप, या फिर एलिमिनेट नहीं हो रहा है कोई भी ग्रुप, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको Cl नेगेटिव आके लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाटर मीडियम लिया है, कोई भी लुइस एसिड हो सकता है, या फिर देखो यहाँ पे लुइस एसिड, इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए लुइस एसिड की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन में वाटर एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा OH। ठीक है, और साथ में जो Cl नेगेटिव है उसने ये H पॉजिटिव ले लिया है, HCl। अब यहाँ पे इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नाम दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो Cl था, Cl की जगह पे अब क्या आ गया, OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन हुई है इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दिया। अब यहाँ पे अटैक किसका हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, ये वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन का एक पार्ट होगा, एक स्टेप होगा। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का एल्कोहल दिया हुआ है। सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन की ही फॉर्मेशन करानी है। यहाँ पे ये एल्कोहल है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। ये क्या करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, इतना अब आप कर सकते हो और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये CH3 और यहाँ पे आ गया ये CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, 1 to मिथाइल शिफ्ट होगी। यहाँ पे क्योंकि शिफ्ट क्यों हो रही है, रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है,
क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या मिला आपको? टर्शरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, इसीलिए रीअरेंजमेंट होगी बीच में। फर्दर यहाँ पे अब HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट ही है, तो यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। अब OH को सब्स्टिट्यूट किया है Cl ने, बट यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, जहाँ पे OH प्रेजेंट था वहाँ पे अब फर्दर Cl आके नहीं लगा है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है। अब नेक्स्ट हम एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। तो जब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी उसके केस में एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं आप। यहाँ पे ये OH है, रिएक्शन हो रही है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, SO4 के साथ। अब इसके केस में क्या होगा? सबसे पहले तो ये H पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा OH पॉजिटिव। वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ये आ गया अब आपके पास कार्बोकेटाइन। अब फर्दर यहाँ पे देखो ये H पॉजिटिव है और साथ में HSO4 नेगेटिव है। अगर हम इसका साइज़ देखें, ये क्या है? लार्ज साइज़ का है। और अगर इसका लार्ज साइज़ है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेगा, ये एक्ट करेगा बेस की तरह। और बेस क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब वो कहाँ से कर सकता है? यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ पे प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस रिएक्शन को देखो आप, यहाँ पे OH तो बाहर निकला है, बट यहाँ पे कुछ आके सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड आया है, वाटर यहाँ पे बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? एलिमिनेशन रिएक्शंस बोल रहे हैं। अब कहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस में। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन वाला पार्ट तो सबके केस में सेम ही रहेगा। अब उसके बाद कहाँ पे एलिमिनेशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगी वो आपको देखना पड़ेगा। आप एसिड से पता लगा सकते हो कि कौन से टाइप का एसिड यूज़ हो रहा है। जैसे कंसनट्रेटेड, अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड यूज़ हो रहा है या फिर HClO4 एसिड यूज़ हो रहा है, इनके केस में क्या होता है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट है इसका साइज़ लार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ClO4 नेगेटिव, इनका साइज़ लार्ज है, तो ये बेस की तरह एक्ट करते हैं, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इनके केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे आपके पास H3PO4 है, इसके केस में भी एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली आपके पास अगर मोनोप्रोटिक एसिड्स आते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो मोनोप्रोटिक एसिड जो एक प्रोटॉन डोनर होते हैं, जैसे HCl आ गया, HBr आ गया या फिर HI आ गया, ठीक है। इनके केस में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलेगी। एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने कंसनट्रेटेड क्यों लिखा है, डाइल्यूट क्यों नहीं लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे ये OH है और रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, अगर HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, अब मैं प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी। सबसे पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH Cl के साथ, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, Cl नेगेटिव का अटैक हो जाएगा। प्रॉपर मैकेनिज्म आपको पता ही है। बट अगर सेम रिएक्शन हम करा रहे हैं, सेम सबस्ट्रेट ले रहे हैं, रिएक्शन हो रही है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इसके केस में क्या होगा? अब यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, फर्दर HSO4 नेगेटिव बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे हमें एल्कीन मिल जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन